Quote, at least 137 people killed in first day of Russia's attack on Ukraine. Officials say, quote. रूस 3 अतराफ से आगे बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि रूस का अब तक का सबसे शदीद हमला बेलारूस की जानिब से हुआ है और वहां पर रूसी फौजियों ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। वो चिनोबल के एटमी प्लांट पर कब्जा करने में कामयाब हो चुके हैं। रशियन मीडिया की जानिब से इस खबर की तस्दीक भी हो चुकी है। चिनोबल के ये एटमी प्लांट्स 80 की दहाई में बहुत बड़ी तबाही का बाइस भी बने थे। इन एटमी रिएक्टर्स में तकनीकी खराबी की वजह से कुछ धमाके हुए थे जो उस वक्त यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही का बाइस बने थे। पूरी दुनिया में अब तक होने वाले एटमी रिएक्टर्स के हादसात में सबसे खतरनाक और खौफनाक हादसा यूक्रेन में होने वाला वो हादसा था। चिनोबल का ये एटमी प्लांट बहुत बड़े पैमाने पर यूक्रेन को पावर सप्लाई करता है और अब इस एटमी रिएक्टर का कंट्रोल रूस के हाथों में है। यूक्रेनी सदर के मुशीर कहते हैं कि अब ये कह पाना मुश्किल है कि चिनोबल पावर प्लांट का इलाका महफूज है। उनका ये कहना था कि शदीद लड़ाई के बाद हमने चिनोबल के मुकाम का निज़ाम खो दिया है, अब वो सब इंतजाम रशिया के हाथ में है। इससे कबल यूक्रेनी सदर ने ट्वीट करते हुए कहा था कि रूसी अफवाज चिनोबल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। यानी पहले उनके सदर ने कह दिया था और अब उनके मुशीर ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये मामला हो चुका है और कब्जा भी हो चुका है। मैं आपको ये ट्वीट अंग्रेजी में भी पढ़ के सुना देता हूँ। Quote, Russian occupation forces are trying to seize Chernobyl National Power Plant. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to Swedish Prime Minister. This is a declaration of war against the whole of Europe. लेकिन देखा जाए तो ये बहुत तेजी से होने वाला कब्जा है। देखें, कोई भी मुल्क जब हमला करता है किसी मुल्क पर तो दूसरा मुल्क रिटेलिएट करता है और बहुत मुश्किल होती है हमला करने वाले मुल्क के लिए आगे बढ़ने में। और अजरबैजान और आर्मीनिया वाली जंग के अंदर देखा जाए तो अजरबैजान को हफ्ते लग गए थे आर्मीनिया से वो इलाका छुड़वाने में। बेशक दोनों तरफ से फौजें जोर लगा रही थी और बहुत मुश्किल था, बहुत दिक्कत थी। उस इलाके में रहने वालों की अक्सरियत अजरबैजान से ताल्लुक रखने वालों की थी। खैर वो एक अलग मामला है। देखा जाए तो रूस एक बहुत एडवांस मुल्क है, उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, हथियार बहुत एडवांस किस्म के हैं और बेशक यही वजह है कि वो कब्जा करने में इतनी जल्दी कामयाब हो चुके हैं। और बेशक यूक्रेन की फौज इस एग्रेशन के सामने संभल नहीं पा रही है और ना सिर्फ कि वो संभल नहीं पा रहे हैं बल्कि और भी मामला तो उनके लिए बहुत खराब हैं क्योंकि उन्होंने कुछ शिकवे भी किए हैं, खास तौर पर उनके सदर ने। यूक्रेन के सदर ने क्या कहा और रशिया के सदर ने क्या कहा ये जानना बहुत जरूरी है। यूक्रेन का दारुल हुकूमत कैफ, जिसका पुराना नाम रखने वाले भी रूसी ही हैं, वो बेलारूस के बहुत करीब है और इसके करीब ही चिनोबल का वो एटमी प्लांट भी है। रूसी फौजें अब यूक्रेन के दारुल हुकूमत की जानिब बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। यानी रशिया के अज़ाइम सिर्फ लेवांसिक और दनस्तक नहीं थे, उनके अज़ाइम सिर्फ दम्बास के इलाके तक महदूद नहीं थे। यूक्रेनिया के पानी और उन चीजों को महफूज बनाना उनका मकसद नहीं था, बल्कि वो यूक्रेन को इस हालत में पहुंचाना चाहते हैं कि नेटो कभी भी यूक्रेन में इफेक्टिव ना हो सके। लेकिन अब मामला कुछ यूं है कि 1 लाख यूक्रेनी यूक्रेन के दारुल हुकूमत में बेघर हो चुके हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ज़ेरे ज़मीन मौजूद मेट्रो स्टेशन के अंदर पनाह लेने पर मजबूर हैं क्योंकि बाहर लगातार धमाके हो रहे हैं और इस किस्म के हालात में ज़ेरे ज़मीन मकामात काफ़ी हद तक महफूज रहते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग दारुल हुकूमत को छोड़कर पोलैंड की जानिब रवाना हो रहे हैं। पोलैंड ने रिफ्यूजीज का ख्याल रखने के लिए कुछ इंतजाम भी किए हैं। यूक्रेन में कारोबार जिंदगी बंद हो चुका है, बैंकों ने बड़ी ट्रांजैक्शन करने से इनकार कर दिया। एटीएम मशीन्स, एटीएम बूथ्स के बाहर बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है, यानी हालात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बार बार सायरन्स बजाए जा रहे हैं, फजाई हमले की वार्निंग्स दी जा रही हैं। तो यूक्रेन की अब तक की सूरत हाल कुछ यूं है। यूक्रेन की फौज ने मुजाहमत करने की कोशिश की है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। अब इसके ऊपर कुछ लोगों ने तनकीद भी की है। मिसाल के तौर पर इंडिया के एक जर्नलिस्ट ने कुछ फैक्ट्स सामने रखे हैं। Ashok Sawan, an Indian journalist, says, quote, Western intelligence sources say, as reported by AFP, Russia has achieved complete air superiority over Ukraine. Since 2014, the US has given $2.5 billion worth of military aid to Ukraine. In 2021 alone, $440 million. What happened to those weapons or Afghan ISAF syndrome? Question mark. Code. अब जैसा कि आप जानते हैं कि AFP एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है और उन्होंने कुछ रिपोर्ट किया था कि फ़िज़ाई एतबार से देखा जाए तो रूस डोमिनेंट है। वो इसी ट्वीट में बताते हैं कि $2.5 बिलियन की मिलिट्री एड अब तक यूक्रेन को मिल चुकी है। अब अमेरिका ने न जाने किस किस्म की फौजी इमदाद दी है यूक्रेन को, न जाने वो किस काम लाई जा रही थी कि इतनी तेजी से यूक्रेन पर हमला हो जाता है और यूक्रेन मजम्मत भी नहीं कर पाता है। यहाँ तो अमेरिका के दिए गए सब हथियार खराब हैं, यहाँ फिर ये मिलने वाली इमदाद भी करप्शन की नजर हो चुकी थी। $2.5 अरब
डॉलर एक बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ा दिफाई बजट होता है। और देखा जाए तो कुछ ऐसा ही अफगानिस्तान में भी हुआ था, जहां पर अमेरिकियों की इतनी इमदाद के बावजूद अफगान फौज को घुटने टेकने पड़े तालिबान हुकूमत के सामने। अब देखा जाए तो इसी तरह यूक्रेनी हुकूमत को भी अमेरिका ने इतने जदीद हथियार दिए, इतना पैसा दिया, इतनी फंडिंग की, और इस कब्जे के बाद वो सब जाया होता नजर आ रहा है। मैं इस बात पर ज्यादा हैरान हूं कि इन जदीद हथियारों के बावजूद वो एक दिन तक मजम्मत नहीं कर पाए, एक दिन तक मुकाबला नहीं कर पाए। और इसके अलावा 2021 में 440 मिलियन की इमदाद दोबारा से की गई, वो कहाँ है? इस सब इमदाद और उन सब हथियारों के साथ क्या हुआ, इस सब पर सवाल उठाया जा रहा है आलमी मीडिया के अंदर। क्या ये भी अफगान सिंड्रोम है जैसे अफगानिस्तान में हुआ? क्या वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है? अब यूक्रेन का ये असेसमेंट था कि अमेरिकन उनकी मदद को आएंगे, और जरूर आएंगे, और वो हमारी पूरी मदद करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। इसका सबूत मैं आपको यूं देता हूं कि यूक्रेन के सदर का कहना है कि Quote, I have asked 27 European leaders whether Ukraine will be in NATO. Everyone is afraid. No one answers. End quote. वो कहते हैं कि मैंने 27 यूरोपीय ममालिक के लीडर से राब्ता किया है, उनसे पूछा है, उनसे कहा है, और वो सब के सब खौफज़दा हैं। उनमें से कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। यूक्रेन के सदर कह रहे हैं कि मेरे मुल्क को अकेला छोड़ दिया गया है, और वाकई अकेला छोड़ दिया गया है। वेस्टर्न पेपर्स की जानिब से कार्टून भी जारी किया गया है, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देता हूँ। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने यूक्रेन के सदर की पुष्ट पर हाथ रखा है, और रूस की जानिब उन्हें धकेला जा रहा है। लेकिन जिस वक्त रूस अपने हथियार लाया है, उस वक्त वो हाथ उनकी पुष्ट से हट जाता है, और पीछे से आवाज आती है जस्ट यू, यानी अब तुम अकेले हो इनके सामने। यानी इन्होंने यूक्रेन को एक बकरा बनाकर रूस के सामने खड़ा किया, और उससे कहते रहे कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और जब मौका आया साथ निभाने का तो उन्होंने साथ छोड़ दिया। खैर, अब जो लेटेस्ट स्टेटमेंट्स आए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हमला करने से पहले रूस के सदर ने कहा था कि रूस के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो यूक्रेन पर हमला कर दें। ये उन्होंने बिल्कुल हमला करने से पहले कहा था। मैं आपको अंग्रेजी में भी पढ़ के सुना देता हूँ। Quote, We have been left no other option to protect Russia and our people but for the one that we will be forced to use today. The situation requires us to take decisive and immediate action. The People's Republic of Donbas turned to Russia with a request for help. रूस के सदर ने कहा, चूंकि जंग की मशीनें करीब से करीब तर आती चली जा रही थी, रेफरिंग नेटो, तो हमारे पास यूक्रेन पर हमले के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। नेटो का हवाला देते हुए ब्रिटेन ने यह कहा, जबकि यूक्रेन के सदर कहते हैं कि Quote, The people of Ukraine and the government of Ukraine want peace, but if we come under attack, if we face the attempt to take away our country, our freedom, our lives, and lives of our children, we will defend ourselves. When you attack us, you will see our faces, not our backs. End quote. वो कहते हैं कि अगर तुम हमारा अमन, हमारी जिंदगियां, हमारे बच्चों की जिंदगियां छीनने की कोशिश करोगे तो हम अपने तहफ़्फ़ुज़ में जवाबी कार्रवाइयां करेंगे। जब तुम हम पर हमला करोगे तो तुम हमारे चेहरे देखोगे, ना कि हमारी पुश्त। यानी हम डर कर नहीं भागेंगे बल्कि हम लड़ेंगे। मुझे लगता है यूक्रेन के अंदाजे गलत हो गए। यूक्रेन की जानिब से कहा जा रहा है कि रूस पर लगाई जाने वाली पाबंदियां नाकाफी हैं। अभी तक जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, होल यूरोपियन यूनियन और बरतानिया, ये सब ममालिक रूस पर पाबंदियां लगा चुके हैं। लेकिन इस सारे माहौल में जब यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला किया, चाइना अपने 9 जंगी तैयारों के साथ ताइवान के इलाके में घुस चुका है। ताइवान ने अलर्ट जारी किया है कि चाइना के 9 जंगी तैयारे उनकी फजाई हदूद में दाखिल हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ दुनिया में ये एक और सिचुएशन बनती चली जा रही है। अब चीन रूस और यूक्रेन के दरमियान छिड़ी लड़ाई से फायदा उठाता नजर आ रहा है कि जैसे रूस ने अपने दिफा की खातिर यूक्रेन में इन्वेड किया है, तो क्या वैसे ही चाइना भी अपने दिफा की खातिर ताइवान में इन्वेड नहीं कर सकता? ये वो सवाल है जो इस वक्त पूरे मगरिब के दिमाग में घूम रहा है। यहाँ मैं बताता चलूं कि कोई भी मुल्क रूस से लड़ना नहीं चाहता। सब के सब ममालिक पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इस बात से रूस की ताकत का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। अब ना अमेरिका रूस को चैलेंज कर रहा है, ना यूरोपीय यूनियन का कोई मुल्क रूस को चैलेंज कर रहा है, बल्कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने यह कहा कि रशिया के साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए कि शायद इस जरिए से कुछ रास्ता निकल सके। उधर रशिया ने भी यही कहा कि बातचीत होनी चाहिए और हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब जंग की सूरत हाल यह है कि अगर यूक्रेन के दारुल हुकूमत के ऊपर रशिया का कब्जा हो जाता है तो रूस के हाथ बहुत कुछ लग जाएगा, बल्कि यूं कहना मुनासिब होगा कि सब कुछ रशिया के हाथ लग जाएगा, सब कुछ रशिया के इख्तियार में होगा, क्योंकि वो पहले ही उनकी न्यूक्लियर पावर प्लांट, दम्बास के कुछ इलाके और उसके आसपास के कुछ इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। अगर रूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत के पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है तो फिर बस निगोशिएशन होगी। रूस उनके दारुल हुकूमत को छोड़ेगा और जिन इलाकों को वो चाहता
چاہتا ہے ان کو وہ الگ کر دے گا۔ اس طرح روس خود کو زیادہ محفوظ بھی کر سکتا ہے اور نیٹو کی وار مشینز کو اپنے سے دور بھی رکھ سکتا ہے۔ اب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے روس کے صدر پوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے۔ اب یہاں میں بتاتا چلوں کہ نہ ہی انہوں نے مذمت کی روس کے حملے کی اور نہ ہی پابندیاں لگانے والے ممالک کی فہرست کا حصہ بنے وہ۔ تو یہ مودی کا ایک کمزور سا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، یعنی بھارت نہ امریکہ کی طرف جا رہا ہے نہ روس کی طرف جا رہا ہے، بیچ میں سینڈوچ بن چکا ہے۔ لیکن یہاں پاکستان نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ ماضی میں وہ کسی ایک سائڈ کا حصہ بنتا تھا، لیکن اس بار کسی سائڈ کا انتخاب نہ کرتے ہوئے بھی وہ چائنا، روشیا، ایران والے بلاک کا ممتاز حصہ بن چکا ہے۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ ایران نے بھی کوئی مذمت نہیں کیا، اس سارے معاملے میں بہت خاموش رہا ہے اور اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن اس سب معاملات کے باوجود ایران چپ ہے۔ حیرت انگیز طور پر ابھی تک اسرائیل سے بھی کوئی خبر نہیں آئی ہے کہ وہ روس کے خلاف کچھ کرنے جا رہے ہوں۔ اب چونکہ پرائم منسٹر عمران خان روسیا کا دورہ کر کے واپس آ چکے ہیں اور ہیرو سمجھے جا رہے ہیں، حامد میر صاحب اپنے ٹویٹ کے اندر لکھتے ہیں Quote, Prime Minister Yusuf Reza Gilani and Prime Minister Nawaz Sharif have met Russian President Putin many times in the past to promote bilateral relations between the countries. Now Prime Minister Imran Khan PTI is following the footsteps of Gilani and Nawaz Sharif. Very good. Thumbs up in quote. اب لفظ یہاں استعمال ہوا تھا بائیلیٹرل۔ بائیلیٹرل کا مطلب یعنی دو طرفہ، یعنی دو ممالک کے درمیان طے پا جانے والی ملاقاتیں یا چیزیں۔ اب حامد میر یہاں بائیلیٹرل کا ورڈ استعمال کرتے ہوئے کلیم کر رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا فروغ دینے کے لیے کئی بار پیوٹن سے ملاقات کر چکے ہیں، یعنی پرائم منسٹر عمران خان یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے فٹ پرنٹس کو کاپی کر رہے ہیں۔ اگر وہ واقعی ان لوگوں کو کاپی کرتے تو اس سچویشن میں روس جاتے ہی کیوں؟ کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی کی جماعتیں سوال اٹھا رہی تھی کہ رشیا گئے ہی کیوں؟ گزشتہ حکومتیں تو ہمیشہ امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے آئی ہیں۔ جب اسامہ بن لادن کو لے کر امریکہ نے انویٹ کیا تو یہی گیلانی صاحب امریکہ کو مبارکباد دے رہے تھے، یہی گیلانی صاحب امریکہ کو کہہ رہے تھے کہ آپ کا جب دل کرے آپ حملہ کریں، ہماری فضائی حدود میں بلیک ہاکس بھیجیں، ڈرون بھیجیں، حملے کریں، بمباری کریں، ہم میڈیا پر آ کر دنیا کو دکھانے کے لیے مذمت کر دیں گے پر آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے گا۔ اور یہی نواز شریف صاحب ہمیشہ کہتے رہے ہمارا ہاؤس ان آرڈر، ہمارا ہاؤس ان آرڈر۔ پہلی مرتبہ عمران خان نے آ کر کہا کہ نہیں جناب ہم ہاؤس ان آرڈر کیا کریں، آپ تو ہمیشہ کہہ دیتے ہو ڈو مور ڈو مور۔ پرائم منسٹر عمران خان سیڈ نو مور، ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ نواز شریف اور گیلانی نہیں کر سکتے تھے۔ اب تھوڑی نظر ڈالتے ہیں ان تصاویر پر۔ جو یوسف رضا گیلانی والی تصویر ہے نا، یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سیمینار سے کے اندر کھینچی گئی ہے۔ اب وہاں پر بہت سے ممالک کے لیڈرز موجود تھے، بالکل چند ایک منٹ کا وقت ملتا ہے آپ کو ملاقات کرنے کا، اور اسی ملاقات کے دوران یہ کھینچی گئی تصویر ہے۔ تو یہ 7 نومبر 2011 کو ایک سلام دعا کی کھینچی گئی تصویر ہے، اور جون 9 2017 کو نواز شریف صاحب ملے اور یہ دونوں لوگ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران ملے ہیں۔ تو مجھے تو کسی لحاظ سے نہیں سمجھ آتا کہ یہ بائیلیٹرل ملاقاتیں تھیں۔ یہ تو اتنے سارے ممالک کے لوگ جہاں اکٹھے ہوتے ہیں وہاں 1-2 منٹ کا وقت دے دیتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو، تو خصوصاً پاکستان کے لیے تو وقت نہیں نکالا تھا پیوٹن نے ان ملاقاتوں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر صاحب کو بائیلیٹرل اور ملٹی لیٹرل میں فرق سمجھنا چاہیے، اور اگر آپ میں سے کوئی حامد میر کو یہ سمجھانا چاہتا ہے تو میری ویڈیو حامد میر کو ضرور ٹیگ کریں۔ مستند اور سچی خبروں کے حصول کے لیے سبسکرائب کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو پہنچ سکے۔ پاکستان زندہ باد اور اللہ نگہبان۔